नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार आपके साथ। मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। बताएंगे आपको इस वक्त की बड़ी खबरें। शुरुआत करेंगे सुर्खियों के साथ। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड के एक आरोपित को 7 दिन के रिमांड, दूसरे आरोपित की पहली होगी आयु जांच। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा फास्ट ट्रैक कोर्ट में होगी सुनवाई। उत्तर प्रदेश उपचुनाव को लेकर दिल्ली में भाजपा की बैठक। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे दिल्ली। उपचुनाव वाली 10 सीटों के उम्मीदवारों पर लगेगी मुहर। हुबली दंगे को लेकर दर्ज किए गए केस वापसी पर भाजपा का विरोध प्रदर्शन। सिद्धारमैया पर लगाए तुष्टीकरण के आरोप। और किसानों के विरोध के पीछे साजिश की बात आई सामने। किसान नेता और संयुक्त संघर्ष पार्टी के अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने किया दावा। कहा कि किसान आंदोलन का मकसद कांग्रेस पार्टी के लिए चुनावी माहौल बनाने का। और सुर्खियों के बाद खबरों पर नजर डालेंगे विस्तार से। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में मुंबई पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में से एक का नाम गुरमेल बलजीत सिंह है, जो हरियाणा कैथल का रहने वाला है, जबकि दूसरे का नाम धर्मराज राजेश कश्यप है, जो उत्तर प्रदेश के बहराइच का रहने वाला है। थाना कैसरगंज के गंडारा गांव का धर्मराज है और उसका दूसरा साथी शिव कुमार भी बहराइच का ही निवासी है। फिलहाल फरार है। पुलिस उसकी तलाश कर रही है। पुलिस के मुताबिक कुल 2 आरोपित अभी भी फरार है। चौथे आरोपी की पहचान को लेकर मुंबई पुलिस ने बताया है कि यह अभी जांच का विषय है। वहीं लॉरेंस बिश्नोई गैंग की भूमिका की भी इस पूरे मामले में जांच होगी। और इस बीच मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार किए गए 2 आरोपियों को कोर्ट में पेश किया है। पुलिस ने कोर्ट से 14 दिन के रिमांड की डिमांड की थी, लेकिन कोर्ट ने एक को 7 दिन की रिमांड दी है। वहीं दूसरे की आयु निर्धारण के लिए पहले जांच होगी। पुलिस ने बताया कि आरोपितों ने बाबा सिद्दीकी के घर और दफ्तर की रेकी की थी। उन सभी ने 1.5 से 2 महीने से वो सभी मुंबई में थे और सिद्दीकी पर नजर रख रहे थे। हत्याकांड में कुल 4 आरोपित शामिल थे। 2 आरोपित अभी भी फरार हैं। वहीं मुंबई के कपूर अस्पताल में पोस्टमार्टम के बाद बाबा सिद्दीकी का शव उनके निवास स्थान पर पहुंच गया है। अंतिम संस्कार कुछ देर बाद शाम के वक्त राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। इस बीच हिंदी सिनेमा की कई अभिनेता उनके घर पहुंच गए हैं। सलमान खान के परिवार के लोग भी बाबा सिद्दीकी के घर पहुंचे हैं। एनसीपी अजीत पवार गुट के नेता बाबा सिद्दीकी की बीती रात बांद्रा ईस्ट इलाके में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। डॉक्टरों के अनुसार सिद्दीकी के सीने पर गोलियों के 2 घाव हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने घटना को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। उन्होंने मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में कराए जाने की बात कही है। और उत्तर प्रदेश विधानसभा की 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के मद्देनजर कुछ ही देर बाद नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की महत्वपूर्ण बैठक होगी। और आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसके लिए दिल्ली पहुंच चुके हैं। इसी के साथ राजस्थान पर भी चर्चा होगी। तो आपको बता दें कि प्रत्याशियों के नाम को लेकर मंथन होना है उत्तर प्रदेश उपचुनाव के, जिसको लेकर के एक महत्वपूर्ण बैठक दिल्ली में होने वाली है भाजपा की। और इस बैठक में शामिल होने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुंच चुके हैं। और इस खबर पर दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता निशांत राय। निशांत, उत्तर प्रदेश उपचुनाव को लेकर के महत्वपूर्ण बैठक दिल्ली में होनी है, योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं। हम समझना चाहेंगे आपसे, देखिए महत्वपूर्ण तो होगा क्योंकि उपचुनाव भी महत्वपूर्ण होता है। ऐसे में किस तरीके की तैयारियां हैं और किस तरीके का मंथन इस बैठक में होना है?
देखिए, उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर उपचुनाव होना है, जिसको लेकर आज दिल्ली में मंथन किया जाएगा। इसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुंच चुके हैं और साथ में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और उनके साथ दोनों डिप्टी सीएम केशव मौर्य और ब्रजेश पाठक भी इस बैठक में शामिल होंगे। उत्तर प्रदेश के बीजेपी के संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह भी इस बैठक में शामिल होंगे। बैठक में 10 सीटों पर कैंडिडेट्स को लेकर चर्चा की जाएगी। साथ में यह भी चर्चा की जाएगी कि जो गठबंधन के सहयोगी हैं, चाहे आरएलडी हो चाहे निषाद पार्टी हो, क्योंकि मझवा सीट उपचुनाव में जो है वो निषाद पार्टी के पास थी और वही मीरपुर की अगर बात की जाए तो वहां पर आरएलडी के सिटिंग एमएलए थे जो एमपी बन गए हैं। तो ऐसे में गठबंधन के सहयोगियों को कितनी सीट दी जाएगी, इस पर भी चर्चा की जाएगी। और इन तमाम चीजों के अलावा बीजेपी की बची हुई सीटों पर कौन कौन कैंडिडेट होंगे, चुनाव को लड़ने की क्या रणनीति रहेगी पार्टी की, इन तमाम चीजों पर पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व से चर्चा की जाएगी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर यह बैठक होगी और उम्मीद की जा रही है कि शाम 7 बजे के बाद इस बैठक की शुरुआत की जाएगी। निशांत, 10 सीटों पर उपचुनाव है। ऐसे में यदि हम बात करें उत्तर प्रदेश की सियासत की, तो लोकसभा चुनाव के बाद में हमने देखा जैसी उम्मीद थी प्रदर्शन की भारतीय जनता पार्टी के और चुनाव में सीटों को जीतने की, वैसी उम्मीद जो है उस पर कई सारा विचार मंथन किया गया। तो आपको लगता है कि अब इन उपचुनावों में उन सारी बातों का ध्यान रखा जाएगा, समीक्षा भी की जाएगी और कोशिश होगी जो 10 सीटें हैं उपचुनाव की, उसमें से ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीते, इस आधार पर टिकटों का वितरण होगा? देखिए, बिल्कुल इन तमाम चीजों पे समीक्षा की जाएगी। अगर पिछले रिकॉर्ड की बात करें तो इन 10 में से 5 सीटें एनडीए गठबंधन के पास थी, जिसमें बीजेपी के पास 3 सीटें थी, गाजियाबाद, खैर और फूलपुर। इसके अलावा मझवा जो है वो निषाद पार्टी के पास थी और मीरपुर जो है वो आरएलडी के पास थी। ऐसे में 5 सीटें एनडीए गठबंधन ने जीती। अब एनडीए गठबंधन के लिए सबसे बड़ी चुनौती यही है कि 10 में से वो कितनी ज्यादा सीटें जीत सके। वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी भी अपनी पूरी ताकत लगा रही है इन उपचुनाव में। कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव के बाद नतीजे आने के बाद से समाजवादी पार्टी में भी एनर्जी नजर आ रही है। लेकिन बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती फिलहाल ये उपचुनाव है और बीजेपी इस बात को समझती है, जिसके चलते पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व आज प्रदेश नेतृत्व के साथ बैठक कर रहा है। लोकसभा चुनाव में जो कमियां रह गई और जो समीक्षा हुई है उसके आधार पर कैंडिडेट चुने जाएंगे और कैंडिडेट के बाद पार्टी किस तरीके से ग्राउंड पर जाकर इन उपचुनाव में प्रचार करेगी, इस पर चर्चा की जाएगी। इसके साथ साथ निशांत, एक महत्वपूर्ण सवाल यहाँ पर यह भी उठता है कि जब हम बात उपचुनाव की करते हैं या फिर किसी भी सीट में चुनाव जीतना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है किसी भी पार्टी के लिए। ऐसे में यदि अब उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो क्या समझा जाए भारतीय जनता पार्टी बनाम समाजवादी पार्टी, ऐसे में जो दूसरे क्षेत्रीय दल हैं या फिर कांग्रेस की स्थिति है, उस समीकरण को भी ध्यान में रखते हुए प्रत्याशियों का चयन किया जाएगा? देखिए, कांग्रेस समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में है। देखने वाली बात यही होगी कि क्या गठबंधन विधानसभा चुनाव तक बना रहता है, जो उपचुनाव होने हैं विधानसभा के, और साथ में इंडिया गठबंधन में जो कांग्रेस की डिमांड है, जितनी सीटें वो मांग रही है, उसको लेकर समाजवादी पार्टी कितनी संतुलित नजर आती है और दूसरी तरफ बीजेपी के जो सहयोगी हैं वो उनको कितनी सीटें दी जाती हैं। तो कहीं ना कहीं जो फाइट है वो सीधा बीजेपी बनाम समाजवादी पार्टी है। लेकिन चूंकि इंडिया गठबंधन में समाजवादी पार्टी है तो जाहिर सी बात है कि कांग्रेस को भी उम्मीद है कि कुछ सीटें दी जा सकती हैं चुनाव लड़ने के लिए, या देखने वाली बात यह होगी कि यह गठबंधन इस विधानसभा उपचुनाव में टूटता है। बहुत बहुत धन्यवाद निशांत इस तमाम जानकारी को हमारे साथ साझा करने के लिए। तो हमारे सहयोगी निशांत राय बता रहे थे। और अब दिल्ली में उत्तर प्रदेश उपचुनाव को लेकर के महत्वपूर्ण बैठक, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल हो रहे हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। किसान आंदोलन को पीछे, मतलब किसान आंदोलन के पीछे किसानों का आंदोलन था या किसी पार्टी के लिए माहौल बनाने की चुनावी मुहिम? जी हां, हरियाणा में चुनाव के बाद सच की परतें खुलती जा रही हैं। किसान नेता और संयुक्त संघर्ष पार्टी के अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कहा है कि किसान आंदोलन कांग्रेस पार्टी के लिए चुनावी माहौल बनाने के लिए था। हालांकि हरियाणा में कांग्रेस की हार का सारा ठीकरा उन्होंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर फोड़ दिया। हरियाणा में जो माहौल बनाया कांग्रेस के पक्ष में, वो हमने बनाया था, वो किसान वर्ग ने बनाया था। किसान, चलो मेरे को नहीं दी थी, दूसरे 2 किसान लीडरों को दे देता, कम से कम लोगों के अंदर ये तो जाता कि हाँ अब किसानों का कौन है जी, बीजेपी। वैसे किसानों की तो समझ कांग्रेस नजदीक नहीं लगाती, पर कहाँ जाएंगे ये?
इसलिए हम आप खड़े हुए, रमेश दलाल खड़ा हुआ, हर्ष शिकारा खड़ा हुआ, मैं खड़ा हुआ, और भी कई लोग प्रयास में थे, लेकिन वो नहीं हो पाए। किसान नेता और संयुक्त संघर्ष पार्टी के अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी के बयान पर भाजपा ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी हरियाणा के लोगों और किसानों का अपना एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रही थी। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को अपने राजनीतिक लाभ के लिए किसानों और किसान मोर्चा का दुरुपयोग करने के लिए देश के नागरिकों और किसानों से माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने पहली बार ये ओपन एडमिशन किया है कि उनका मकसद कांग्रेस पार्टी के पक्ष में माहौल बनाना था। मतलब ये साफ हो गया कि कांग्रेस पार्टी हरियाणा के अंदर किसानों के साथ अन्याय करना चाह रही थी। गुरनाम सिंह जी खुद जो चुनाव लड़े थे उसमें उनको मात्र 1170 वोट मिले। इससे ये स्पष्ट हो चुका है कि हरियाणा का किसान ये जान चुका था कि कांग्रेस पार्टी किसान विरोधी पार्टी है, राहुल गांधी किसान विरोधी हैं। तभी उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विकास के रथ को चुना, जिसमें किसानों के बैंक अकाउंट में किस्त पहुंचती है किसान सम्मान निधि की। पर ये बहुत बड़ी बात है कि कांग्रेस पार्टी किसान यूनियन को, भारतीय संयुक्त किसान मोर्चा को एज फ्रंट इस्तेमाल करना चाह रही थी, जिससे वो हरियाणा की जनता और किसानों के बीच में झूठ को आगे ले जा सके। कांग्रेस पार्टी को, राहुल गांधी को, देश की जनता और हरियाणा के किसानों से माफ़ी मांगनी चाहिए कि अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए उन्होंने किसानों का और संयुक्त किसान मोर्चा का गलत इस्तेमाल किया। कांग्रेस नेता राशिद अलवी ने गुरनाम सिंह चढ़ूनी के बयान से किनारा कर लिया है। राशिद अलवी ने कहा कि मैं गुरनाम सिंह को नहीं जानता हूं। मैं गुरनाम सिंह जी को नहीं जानता ये कौन है, लेकिन इस तरीके के बयानात का कोई मतलब नहीं है। हरियाणा के अंदर चुनाव कांग्रेस हारी है ना हुड्डा हारे हैं। हरियाणा के अंदर इलेक्शन कमीशन और ईवीएम की वजह से कांग्रेस हारी है। भाजपा पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के दिए गए विवादित बयान की भाजपा नेता शाहनवाज हुसैन ने निंदा की है। सैयद शाहनवाज हुसैन ने कहा कि वरिष्ठ नेता होने के नाते उन्हें अपनी भाषा पर संयम होना चाहिए। ये कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता श्री मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, जब से उनकी तबीयत नासाज हुई जम्मू कश्मीर में, वो कैसी बातें कर रहे हैं। उसके बाद अब आतंकी की पार्टी कर रहे हैं। हम सब उनको आतंकी लगते हैं। किस तरह की जबान बोल रहे हैं। वो कांग्रेस पार्टी जिसने कभी आतंक को बढ़ाया, आगे लेकर गए आतंक को और उसके शिकार भी हुए, वो कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी को कह रही है। इस तरह की भाषा की मर्यादा उनको नहीं तोड़ना चाहिए। उनको वो जबान नहीं बोलना चाहिए जो उनके प्रवक्ता बोलते हैं। वो वरिष्ठ नेता हैं, उनको ऐसी बयानबाजी से बचना चाहिए। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग NCPCR ने सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों से मदरसों और मदरसा बोर्डों को दी जाने वाली सरकारी फंडिंग बंद करने और मदरसा बोर्डों को खत्म करने की सिफारिश की है। आयोग के प्रमुख प्रियंक कानूनगो ने इस संदर्भ में सभी मुख्य सचिवों और प्रशासकों को पत्र लिखा है। पत्र में आस्था के सुरक्षा के अधिकारों के विरोधी बच्चों के संवैधानिक अधिकार बनाम मदरसे शीर्षक वाली आयोग की रिपोर्ट का उल्लेख किया गया है। NCPCR ने ये भी सिफारिश की है कि सभी गैर मुस्लिम बच्चों को मदरसों से निकालकर शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत मौलिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए स्कूलों में प्रवेश दिया जाए। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से ये सिफारिश भी की गई है कि मदरसों में पढ़ने वाले मुस्लिम बच्चों को भी औपचारिक स्कूलों में दाखिला दिया जाए ताकि उन्हें RTE अधिनियम के अनुसार निर्धारित समय और पाठ्यक्रम के अनुसार शिक्षा मिल सके। सबसे गरीब तबका है मुसलमानों का 85%, उनके बच्चे ही मदरसों में पढ़ते हैं। अंसारी, धोबी, जुलाहा, हलाल खोर, जमादार, इनके बच्चे पढ़ते हैं। अगर अखिलेश यादव और पवन खेड़ा को मदरसों से इतनी मोहब्बत है, औरंगजेब और बाबर के सिलेबस से इतनी मोहब्बत है, तो अपने बच्चों को पढ़ाए मदरसे में। अपने बच्चों को तो अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाएंगे। मुफ्ती की बेटी अंग्रेजी स्कूल पढ़ेगी, उमर अब्दुल्ला का बेटा अंग्रेजी स्कूल पढ़ेगा, पवन खेड़ा और अखिलेश यादव के बच्चे आधुनिक मॉडर्न स्कूल में पढ़ेंगे, और पसमानदा के बच्चे जो है वो सड़ते रहेंगे औरंगजेब और बाबर का सिलेबस पढ़ते हुए।
तो मुझे लगता है कि सच्चर कमेटी रिपोर्ट ने भी ये सुझाव दिया था कि मुस्लिम बच्चे जो है 4% गरीबों के बच्चे, उनको जो है मॉडर्न, मैथ्स, साइंस ये सब पढ़ना चाहिए। हुबली में कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया को ज्ञापन देने के लिए एकत्र हुए भाजपा नेताओं और पार्टी कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। भाजपा नेता साल 2022 में हुए एक दंगे और हिंसा के मामले में प्रदर्शन कर रहे थे। दरअसल शुक्रवार को कर्नाटक सरकार का एक ऐसा फैसला सामने आया था। सिद्धरामैया सरकार ने दंगाइयों के खिलाफ मामले को वापस लेने का निर्णय किया था। इसी फैसले के बाद भाजपा ने आंदोलन करने की चेतावनी दी थी। भाजपा के मुताबिक राज्य सरकार पूरी तरह से तुष्टीकरण की नीति अपना रही है। देखिए, कमाल की बात है, अंधेर नगरी चौपट राजा, जिन लोगों ने बाकायदा पुलिस के थाने पर हमला किया था और पुलिस कर्मियों को बाकायदा इंजर भी किया था, चोट लगाई थी उनके और बहुत ज़्यादा मारपीट की थी, उनको तो आप छोड़ रहे हैं। जिन्होंने बाकायदा राइटिंग की, दंगे किए, और जो लोग सिर्फ ज्ञापन देने जा रहे हैं भाजपा के कार्यकर्ता कि गलत किया आप लोगों ने, उनको आप हिरासत में ले रहे हैं। ये क्या हाल हो रहा है? मतलब मुस्लिम तुष्टीकरण की इन्होंने हद पार कर दी है। और ये तुष्टीकरण भी कैसा कि जो गुंडे बदमाश हैं सिर्फ इसलिए आप उनको छोड़ रहे हैं क्योंकि वो एक मजहब के हैं। ये क्या संविधान में, रूल ऑफ लॉ में यकीन नहीं करते? संविधान की कॉपी ले जाकर बात करना तो बड़ा आसान है, उसको ले लेकर डोलना, लेकिन जब बात आती है कानूनी प्रक्रिया की, संविधान की और लॉ एंड ऑर्डर को सुधारने की, तब आपको सिर्फ तुष्टीकरण नजर आता है। ये घटना साल 2022 के 16 अप्रैल की है। मौका हनुमान जयंती का था। हुबली में सोशल मीडिया भावना भड़काने के बाद कुछ कट्टरपंथियों की भीड़ सड़कों पर उतर आई। पुलिस को निशाना बनाया गया। उस उपद्रव में 12 पुलिसकर्मी घायल हुए थे। साथ ही हनुमान मंदिर और अस्पताल को भी निशाना बनाया गया था, जिससे काफी नुकसान हुआ था। पूरे घटनाक्रम में 43 मामले दर्ज किए गए थे। दंगा करने और उसे भड़काने में AIMIM का एक नेता, उसे भी आरोपित बनाया गया था। नेता मौलाना वसीम ने उस वक्त धार्मिक स्थल पर उन्मादी भाषण दिया था। उसके बाद भीड़ ने पुलिस को निशाना बनाया था, लेकिन उप मुख्यमंत्री DK शिव कुमार ने पूरे मामले को लेकर एक पत्र लिखा। यह पत्र अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक को 4 अक्टूबर 2023 को लिखा गया था। उसमें उप मुख्यमंत्री ने आग्रह किया था कि केस वापस ले लिया जाए, जिसके बाद राज्य के गृह विभाग को वो पत्र भेजा गया और निर्णय को मंजूरी दे दी गई। और बुलेटिन में फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए DD न्यूज। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आप देख रहे हैं समाचार। कोलकाता के RG-कर अस्पताल में 2 माह पहले महिला डॉक्टर के दुष्कर्म और उसकी हत्या की घटना को लेकर आमरण अनशन कर रहे एक जूनियर डॉक्टर की शनिवार शाम तबीयत बिगड़ जाने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। उत्तर बंगाल मेडिकल महाविद्यालय और अस्पताल के जूनियर डॉक्टर अनुस्तुप मुखर्जी अनशन पर बैठे लोगों में शामिल हैं और वो ऐसे तीसरे डॉक्टर हैं जिन्हें तबीयत खराब होने पर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। डॉक्टरों ने सरकार से उनकी मांगों पर विचार करने का आग्रह किया और कहा कि राज्य सरकार अनशनकारी डॉक्टर्स की हालत बिगड़ने के लिए जिम्मेदार है। इससे पहले दिन में उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के जूनियर डॉक्टर आलोक वर्मा को भी तबीयत बिगड़ने पर अस्पताल में भर्ती कराया गया। करीब 3 दिन पहले अनिकेत महतो को RG-कर अस्पताल के ICU में भर्ती कराया गया था। बता दें कि जूनियर डॉक्टरों ने 5 अक्टूबर को मध्य कोलकाता के एस्प्लेनेड क्षेत्र में अपना आमरण अनशन शुरू किया था, जो अब भी जारी है। वहीं IMA ने 15 तारीख को पूरे देश में सुबह जो है बंद का आह्वान किया है। ये भूख हड़ताल जूनियर डॉक्टरों के सपोर्ट में बुलाई गई है। यह हड़ताल मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में की जाएगी। इस दौरान सभी आपातकालीन सेवाएं जारी रहेंगी। और भारत ISSF वर्ल्ड कप फाइनल की मेजबानी कर रहा है। सोमवार को ISSF वर्ल्ड कप का
उद्घाटन समारोह आयोजित किया जाएगा। दिल्ली की डॉक्टर करणी सिंह शूटिंग रेंज में दुनिया के शीर्ष निशानेबाज इस वर्ल्ड कप में हिस्सा लेंगे। पेरिस ओलंपिक के दोहरे पदक विजेता मनु भाकर ISSF विश्व कप 2024 का हिस्सा नहीं होंगी। इसके अलावा पेरिस ओलंपिक के अन्य भारतीय पदक विजेता सरबजीत सिंह और स्वप्निल कुसाले भी प्रतियोगिता में भाग नहीं लेंगे। भारत इस साल अक्टूबर में ISSF वर्ल्ड कप की मेजबानी करने जा रहा है। 13 अक्टूबर से 18 अक्टूबर तक चलने वाली प्रतियोगिता में दुनिया के शीर्ष निशानेबाज भारत में अपनी प्रतिभा का जौहर दिखाएंगे। दिल्ली के डॉक्टर करणी सिंह शूटिंग रेंज में प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। यह वही वेन्यू है जहां इससे पहले 2017 का ISSF वर्ल्ड कप फाइनल आयोजित किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल संघ ने इस बात की घोषणा की है कि वर्ल्ड कप फाइनल पिस्टल राइफल और शॉटगन में एलीट निशानेबाजों के लिए सीजन का अंतिम टूर्नामेंट होगा। मेजबान होने के नाते भारत 23 निशानेबाजों का सबसे बड़ा दल मैदान में उतारने जा रहा है, जबकि कुल 37 देशों के 132 निशानेबाज इसमें शिरकत करेंगे। That we are so happy, they are so happy to say in this World Cup final, what you are doing with the union, with the young generation, really is a strong message, not only for me, but I will share around the world. हमारी इंडियन टीम, वो जूनियर्स हो या सीनियर हो, बहुत ही कंपेरेटिव है ग्लोबली। अगर आप देखें, बहुत ही कंपेरेटिव उनके स्कोर्स आते हैं। तो मेरी तो आशा है, आकांक्षा है कि ज़रूर हमारे इंडियन शूटर्स, 23 शूटर्स हैं इंडिया से, अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे, मेडल लेंगे। हमको ये ज़रूर ख्याल रखना चाहिए कि ये बेस्ट ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड आ रहे हैं। सभी 12 ओलंपिक प्रतियोगिताएं ISSF विश्व कप फाइनल 2024 का हिस्सा होंगी। ISSF शूटिंग विश्व कप 2024 में पेरिस के दोहरे पदक विजेता मनु भाकर और सरबजीत सिंह और स्वप्निल कुसाले प्रतियोगिता में भाग नहीं लेंगे। इन बड़े नामों की अनुपस्थिति के बावजूद 23 भारतीय निशानेबाज प्रदर्शन करेंगे, जिसमें पेरिस ओलंपिक में भाग लेने वाले 9 निशानेबाज टीम का हिस्सा होंगे। इससे जो एक्सपोजर हमारे शूटर्स को होगा होम ग्राउंड के ऊपर, होम रेंज पे, इंटरनेशनली, और सारे ओलंपिक के जो अभी मेडल विनर्स हैं वो सब यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे, तो उससे एक बहुत ही नायाब किस्म का एक्सपोजर हमारे जो शूटर्स हैं उनको मिलेगा। जाहिर तौर पर निशानेबाजों को लेकर एक बड़ा मंच सामने है और खासकर ऐसे वक्त जब पेरिस ओलंपिक में भारतीय निशानेबाज छाए रहे। ऐसे में उम्मीद की जा सकती है कि विश्व कप में शानदार प्रदर्शन कर कई और भारतीय सितारे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर चमक बिखेरने में कामयाब होंगे। दुनिया के दिग्गज निशानेबाज इस विश्व कप में शिरकत करेंगे और अपना जलवा बिखेरेंगे। वहीं भारतीय दल भी यहाँ पर कड़ी टक्कर देने को तैयार है। अगर भारत को खेलों की महाशक्ति बनना है तो उन्हें इन खेलों में शानदार प्रदर्शन करके अपना जलवा बिखेरना होगा। कानून मोहित यूके के साथ मैं मुकेश शुक्ला, DD न्यूज़ दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2021 में आज ही के दिन प्रधानमंत्री गति शक्ति मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के लिए राष्ट्रीय मास्टर प्लान का शुभारंभ किया था। इसका उद्देश्य देश में अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर सड़क, रेल, जल और वायु मार्गों का निर्माण कर लॉजिस्टिक दक्षता में वृद्धि करना, वस्तुओं, सेवाओं और यात्रियों के निर्बाध आवाजाही के अंतराल को कम करना है। इसके तहत 16 मंत्रालयों को एक पोर्टल के माध्यम से एक ही मंच पर लाया गया है ताकि सभी अवरोधों को दूर करते हुए योजनाओं के क्रियान्वयन में गति लाई जा सके। 13 अक्टूबर 2021 प्रधानमंत्री ने PM गतिशक्ति मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के लिए राष्ट्रीय मास्टर प्लान का शुभारंभ किया। यह कनेक्टिविटी परियोजना की एकीकृत योजना और समन्वित कार्यान्वयन के लिए रेलवे और रोडवेज सहित 16 मंत्रालयों को एक साथ लाने के लिए एक डिजिटल मंच है। इसके जरिए न सिर्फ परियोजनाओं को तय समय सीमा में पूरा करने का वर्क कल्चर विकसित हुआ, बल्कि आज समय से पहले प्रोजेक्ट के पूरा होने का प्रयास हो रहा है। तेज रफ्तार से बढ़ते देश में रोड नेटवर्क पर तेजी से काम हो रहा है। अब हाईवे नहीं बल्कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, अहमदाबाद धुलेरा, बेंगलोर चेन्नई, दिल्ली अमृतसर कटरा, कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे जैसे कई एक्सप्रेसवे बन रहे हैं। एक केंद्रीकृत पोर्टल के साथ विभिन्न मंत्रालयों और विभागों को एक दूसरे की गतिविधियों की जानकारी सरल हुई है, जिससे व्यापक तरीके से परियोजनाओं की योजना बनाने और उन्हें क्रियान्वित करने के दौरान महत्वपूर्ण डेटा उपलब्ध हुआ है। सभी मंत्रालय और विभागों को अब GIS प्लेटफॉर्म के माध्यम से क्रॉस सेक्टरल
परियोजनाओं की प्रगति की मॉनिटरिंग आसान हुई है। पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के तहत भारतीय रेलवे ने विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों में मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए लगभग 50,000 किलोमीटर लंबाई से अधिक का सर्वेक्षण किया है, जिसका उद्देश्य लॉजिस्टिक दक्षता में वृद्धि करना और लोगों, वस्तुओं, सेवाओं की निर्बाध आवाजाही के लिए अंतराल को कम करना है। अप्रैल 2024 तक भारतीय रेल में कुल 44,488 किलोमीटर लंबाई की 488 रेल इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाएं, जिनकी लागत लगभग 7.44 लाख करोड़ रुपए है, योजना अनुमोदन या निर्माण चरण में है, जिनमें से 12,045 किलोमीटर लंबाई चालू हो चुकी है और मार्च 2024 तक लगभग 2.92 लाख करोड़ रुपए का व्यय हो चुका है। वहीं जलमार्ग की दिशा में जलमार्ग मंत्रालय ने अगले 5 वर्षों में MOPSW ने कनेक्टर हैंडलिंग को प्रभावशाली 40 मिलियन TEUs तक पहुंचाने का अनुमान लगाया है, जिससे देश भर में रोजगार के 20 लाख अवसर पैदा होंगे। नए हवाई अड्डों के निर्माण ने एयर कनेक्टिविटी को विस्तार दिया है। देश में परिचालित हवाई अड्डों की संख्या 2014 में 74 से दोगुनी होकर 2024 में 157 हो गई है। गति शक्ति के इस महाअभियान के केंद्र में भारत के लोग, भारत का उद्योग, भारत का व्यापार जगत, भारत के विनिर्माता, भारत के किसान है। इसके परिणाम स्वरूप आज देश के विकास की रफ्तार के साथ ही रोजगार के अवसर सृजित हुए हैं। चंद्रशेखर, DD न्यूज। दुनिया में आपदा जोखिम को कम करने के लिए आज अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जा रहा है। इस वर्ष का विषय एक रेजिलिएंट फ्यूचर के लिए अगली पीढ़ी को सशक्त बनाने पर केंद्रित है। आपदा के समय में वैश्विक सहयोग और स्थानीय रणनीतियां जोखिमों को कम करने और सभी के लिए एक सुरक्षित, टिकाऊ दुनिया बनाने के लिए महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं एक विशेष रिपोर्ट। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से गर्म होती पृथ्वी पर जीवन के लिए कई संकट पैदा हो रहे हैं। आपदा जोखिम को कम करने के लिए 13 अक्टूबर को इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन मनाया जाता है। यह दिन दुनिया भर के देशों को अपनी कमजोरियों का आकलन करने और रेजिलिएंट स्ट्रेटेजी बनाने को प्रेरित करता है। इस वर्ष एक सुरक्षित और उज्जवल भविष्य को सुनिश्चित करने के लिए अगली पीढ़ी को सशक्त बनाने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। आपदाएं अक्सर भौगोलिक सीमाओं को पार कर जाती हैं, जिसके लिए वैश्विक प्रतिक्रिया की आवश्यकता होती है। 2015 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा अपनाए गए सेंडाई फ्रेमवर्क आपदा जोखिमों को कम करने के लिए एक व्यापक रोडमैप प्रदान करता है। भारत ने गुजरात के चक्रवात से लेकर केरल की बाढ़ तक कई प्राकृतिक आपदाओं का सामना किया। हालांकि विज्ञान और प्रौद्योगिकी में प्रगति की वजह से देश ने उनके प्रभाव को काफी हद तक कम कर दिया। COP26 में भारत द्वारा इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर रेजिलिएंट आइलैंड स्टेट्स का शुभारंभ कमजोर क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए उसकी प्रतिबद्धता को और मजबूती से दर्शाता है। Disaster resilient infrastructure saves lives and livelihoods and ensures continuity of critical infrastructure services like power, transport, health and communications. CDRI is a coalition of 40 countries and 7 international organizations that have come together to advance the resilience of new and existing infrastructure. The coalition focuses on building capacity with knowledge sharing, building evidence with technical studies and resilience programs, and undertaking global advocacy for promoting disaster resilient infrastructure. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर 10 सूत्री एजेंडा पेश किया, जिसमें सामुदायिक तैयारी, तकनीकी नवाचार और वैश्विक सहयोग की वकालत की गई है। जैसे जैसे हम विकास की सीढ़ी चढ़ रहे हैं, सभी के लिए एक रेजिलिएंट फ्यूचर के लिए अगली पीढ़ी को सशक्त बनाना आवश्यक है। तापस भट्टाचार्य की रिपोर्ट, DD न्यूज। और इसी के साथ ही समाचार में अभी के लिए इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की बाकी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए DD न्यूज। नमस्कार।